हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेएसएससी एसआई या उत्पाद या फॉरेस्ट गार्ड के वैकेंसी का नोटिफिकेशन का वेट करना क्या सही है। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या अभी जैसे कि सचिवालय का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका फॉर्म 15 जनवरी से भरा जाना है, तो क्या सचिवालय का, एसआई का, फॉरेस्ट गार्ड का, इन सब के सिलेबस में भिन्नता है। तो छोटे छोटे चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन मेरा गारंटी है कि इस वीडियो के बस आप अंत तक बने रहिए। आपका सारा डाउट जो है और सारा कन्फ्यूजन अब क्लियर होगा, ठीक। क्योंकि चीज़ों को प्रैक्टिकली अभी तक शायद आपने समझने का प्रयास नहीं किया, या हो सकता है किसी ने समझाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगा आपके माइंड में, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहला मैंने लिखा है कि क्या एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, उत्पाद एक्सेट्रा का वेट करना सही है। ये लाइन मैंने क्यों लिखा है इसको मैं पहले आपको बता दूं। जनरली मैसेजेस आते हैं मोबाइल पे, जैसे क्या मैसेजेस आते हैं सर, कमेंट्स तो कम, मैसेज ज़्यादा आते हैं कि सर आपने कहा था कि एसआई का वैकेंसी निकलने वाला या उत्पाद का वैकेंसी निकलना वाला है, अभी तक कुछ आया नहीं, उसका क्या हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो फाइनली हमको इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा, और मुझे लगा कि शायद ये वीडियो बनाने से बहुत लोगों का डाउट जो है ना वो क्लियर होगा। ये जो चीज़ है ना सर कि एसआई का वैकेंसी कब आएगा और फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी कब आएगा, अब एक चीज़ जान लो, मैं डिटेलिंग करूंगा, सभी को बढ़िया से डिटेलिंग करूंगा, लेकिन संक्षेपण में पहले एक एक सब पॉइंट को संक्षेपण में पहले कवर कर लेता हूँ। एक चीज़ आपका क्लियर है ना कि जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आपके हाथ में है, ठीक। 15 जनवरी से फॉर्म भरा जाना है, 15 और 14 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो जेएसएससी सीजीएल मतलब झारखंड सचिवालय का नोटिफिकेशन आपके हाथ में। तो एक नोटिफिकेशन जब आपके हाथ में है, ठीक, जिसका फॉर्म आप भर सकते हो, तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर कि एसआई का कब निकलेगा और उत्पाद का कब निकलेगा। अच्छा, मैं इस सेंटेंस से ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप एसआई का एक्सपेक्टेशन मत रखो कि एसआई नहीं निकलेगा, या फिर उत्पाद का नहीं निकलेगा, या फिर फॉरेस्ट गार्ड का नहीं निकलेगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं बस यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास सचिवालय का नोटिफिकेशन है तो इसके तैयारी करने के बजाय आप इन चीज़ों पे दिमाग क्यों दौड़ा रहे हो, ठीक है। और ये अच्छा, मैंने ये लाइन लिखने के पीछे मेरा एक और उद्देश्य है। होता ये है ना कि मान लो आप सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, आप डेडिकेटेड भी हो, लेकिन कभी कभी दिमाग डाइवर्ट होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक। क्या है ना कि इंसान ही हो तो इंसान के नेचर भी रखते हैं इंसान। तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि यूट्यूब पे या फिर गूगल पे या वट एवर इट इज, जहाँ से भी आप सर्च करते होगे कि जेएसएससी का नया नोटिफिकेशन या फिर एसआई का वैकेंसी कब निकलेगा, इस टाइप का कीवर्ड्स आप सर्च करते हो। और इससे होता ये है ना कि कीवर्ड सर्च करने के चक्कर में आपका जो रूटीन आप बनाए होगे पढ़ने का, वो रूटीन बहुत डिस्टर्ब होता है। और डिस्टर्ब जब होता है तो उसके आगे का जो रूटीन बना होगा वो भी डिस्टर्ब होता है। और फाइनली मिला जुला के पता चलता है कि एक दिन में मुश्किल से 2 घंटा या 3 घंटा ही आप पढ़ सके, बाकी का टाइम तो बस सर्चिंग में चला गया, और फिर सर्चिंग के बाद कुछ काम आ गया, दैट्स इट। तो इनका जब भी नोटिफिकेशन आएगा ना, एसआई का, फॉरेस्ट का, ठीक, जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो अगर आप जैसे कि मेरा चैनल को फॉलो अप कर रहे हो तो मैं आपको सूचित कर दूंगा 100% ऑन टाइम, या फिर आप जिस भी चैनल को आप फॉलो कर रहे होगे वो आपको नोटिफाई कर देंगे। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो आप इस तरह के कीवर्ड सर्च करके अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हो। जब एक नोटिफिकेशन आपके हाथ में है सचिवालय का, तो फोकस ऑन दैट ना, आप सचिवालय पे फोकस करो, बाकी चीजें जब होनी है वो तब होगी, तय समय पर होगी, ठीक। लेकिन इसमें अपना समय वेस्ट ना करें आप। सिलेबस के बारे में अगर हम देखें सर, जो कि मैंने अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इनका सिलेबस में कितना भिन्नता है, इस पर बहुत बढ़िया सी डिटेलिंग आज हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और मैंने यहाँ पे लिखा है कि नौकरी होने में किस्मत क्या है। मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देखो, मैंने लिखा है कि नौकरी होने में किसका हाथ, किस्मत या समय का। मैंने यहाँ समय लिखा है, कर्म नहीं लिखा है, जबकि जनरली लोग लिखते हैं कि किस्मत का, ये कर्म का है ना। लेकिन मैंने लिखा है कि नौकरी होने में किसका हाथ, किस्मत या समय का। इसको मैं पहले क्लियर कर दूं आपको। लोग बोलते हैं ना कि उसका नौकरी हो गया तो उसका किस्मत था, कुछ लोग बोलते हैं कि उसका नौकरी हो गया क्योंकि उसने कर्म किया। कर्म किया मतलब मेहनत किया, ठीक। और मैं ये बोलता हूं, या मैं इसके पहले के 2 वीडियो में बोल चुका हूं कि नौकरी होने के लिए कर्मवादी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाग्यवादी होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं भाग्यवादी होना जरूरी नहीं है, लेकिन भाग्य से ज़्यादा कर्म पे निर्भर रहो।
कर्म अच्छा करोगे, मतलब मेहनत आप सही करोगे ना, तो भाग्य आपका साथ देता है ना चाहते हुए भी। ठीक, हल्का सा भाग्य का आपके फेवर में रहना भी ऑब्वियस सी बात है, हल्का सा जरूरी होता है 2% 4%, लेकिन 95-97% जो है वो आपका कर्म ही आपके साथ में आता है। ठीक है, अब यहाँ जो मैंने लिखा है कि नौकरी होने में किसका हाथ किस्मत या समय का, इसके पीछे ये रीजन है सर। जिससे होता है क्या, मैं चीज़ों को दिखाता हूँ, यह समझाता हूँ आपको। आपके आसपास में 1-2 व्यक्ति ऐसे जरूर मिलेंगे, या आपके रिश्तेदार में 1-2 व्यक्ति ऐसे जरूर होंगे जिनका 2-2 वैकेंसी निकल, 2-2 एग्जाम निकल गया, 3-3 एग्जाम निकल गया, 3-3 एग्जाम का जो कॉल लेटर है उनके पास पड़ा हुआ है। तो आप कभी कोई सोचते होगे कि क्या किस्मत पाया यार, 3-3 नौकरी इसके हाथ में है। या कुछ लोगों का ऐसा मेंटालिटी होगा कि कितना मेहनत किया होगा कि 3-3 नौकरी इसके हाथ में है। होता ये है, 3-3 नौकरी पाने के लिए ऐसा नहीं है कि वो 1 साल का समय दिया, बहुत मेहनत किया, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा किस्मत वाला है वो कि उसको 3-3 नौकरी ऑफर हो गया। 3-3 ये नौकरी या 4-4 नौकरी जो किसी को अगर ऑफर हो रहा है, आपके यहाँ भी आप चीज़ों को फील करना, वो उन व्यक्ति को हो रहा है जो 1 साल 2 साल समय दिए हैं, या 1 साल ही समय दिए हैं तो बहुत तटस्थता के साथ दिए हैं। तो होता ये है ना सर, 3-3 नौकरी 4-4 नौकरी ऑफर होने के पीछे रीजन सिर्फ ये होता है कि पढ़ते पढ़ते वो लेवल बन जाता है कि जैसे शुरू में होगा क्या, यह होता क्या है जनरली कि आपका हो सकता है कि आपका एग्जाम नहीं निकले। ठीक है, अच्छा इसको मैं डील करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि 6 महीना में निकल जाएगा, बहुत लोग बोलते होंगे कि नहीं 2 साल 3 साल लगेगा। ठीक है, अपने अपने हिसाब से अपना अपना टाइमिंग वो आपके साथ शेयर करते हैं, और वो शेयर करते हैं अपने अनुभव को आपके साथ। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि 1 साल में पीटी निकलेगा, दूसरा साल में मेंस निकलेगा, तीसरा साल में मेरिट लिस्ट में आना स्टार्ट हो जाओगे। बहुत लोग बोलेंगे 8 महीना सफिशिएंट है अगर सही से पढ़ा जाए। तो लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो आप उनको सुनो जरूर, लेकिन आप में कितना प्रतिभा है, आप कितना मेहनती हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब नौकरी होगा। और आप ये डिसाइड कैसे करोगे, कैसे आप अपने मेहनत से, आप अपने कर्म से ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको नौकरी आखिरकार कब मिलेगा। ठीक, तो हम चर्चा क्या कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे अभी जस्ट कि जो लेवल जो है वो धीरे धीरे बनता है। ठीक है, अभी जरूरी नहीं कि लेवल 3 साल में बने, लेवल 4 साल में बने। ये लेवल हो सकता है कि 6 महीना में भी बन सकता है, ये लेवल 1 साल में भी बन सकता है, ये लेवल 1.5 साल में भी बन सकता है। तो पढ़ते पढ़ते जब शुरू में होता यह है कि किसी को हो सकता है कि एक भी नौकरी ना निकल रहा है, एग्जाम दे रहा है नौकरी निकल नहीं रहा है, एग्जाम दे रहा है एग्जाम निकल नहीं रहा है। ठीक, लेकिन एक टाइम के बाद उसका सभी एग्जाम निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी किस्मत है उसको साथ देना स्टार्ट कर दिया, भगवान आप खुश हो गए कि अरे तुम 3 साल से लगा हुआ है, चलो ठीक है तुम्हारा सभी एग्जाम निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई बंदा 1.5 साल 2 साल 2.5 साल अगर समय दिया है इसको, तो होता ये है कि पढ़ते पढ़ते इसका वो लेवल बन जाता है किसी व्यक्ति का कि वो जिस भी एग्जाम में बैठेगा वो उसको निकाल देता है, क्योंकि लगभग चीज़ों से वो परिचित होता है, लगातार पढ़ाई कर रहा होता है। तो एक लेवल वो अपना बना लेता है कि जिस भी एग्जाम में बैठेगा वो एग्जाम उसका निकलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसका किस्मत उसका साथ दे रहा है, वो अपना लेवल बना लिया। और ये लेवल आप 6 महीना में बना सकते हो, 1 साल में बना सकते हो, 1.5 साल में बना सकते हो, या 4 साल में बना सकते हो, या आपके 6 साल भी लग सकते हैं। ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका तरीका क्या है पढ़ने का। ठीक है, तो नौकरी लगने में जो हाथ होता है बेसिकली वो कर्म का होता है, लेकिन हाँ 2-4% किस्मत का भी हाथ होता है। किस्मत भी आपके फेवर में होना चाहिए। किस्मत में यहाँ क्या बोल रहा हूँ, जैसे पता चला कि एग्जाम के 1 महीना पहले आप, भगवान न करे, एग्जाम से 1 महीना पहले बहुत गंभीर बीमारी से आप ग्रसित हो गए, फिर आप क्या करोगे, तब वहाँ आप किस्मत को ही कोसते हो, है ना। ठीक है, मैंने यहाँ अगला क्या लिखा है कि जनरल कंपटीशन वालों का एक ही लक्ष्य है नौकरी। देखो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आप जनरल कंपटीशन में तो पहले लक्ष्य तो बताओ कि आपको एसआई का तैयारी करना है, कि सचिवालय का तैयारी करना है, कि फॉरेस्ट गार्ड का तैयारी करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनरल कंपटीशन में अगर आप आए हो तो आपका एक ही लक्ष्य नौकरी। अब आपके मन में ये भी हो सकता है कि सर जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसका लक्ष्य नौकरी ही होता है, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो। अंतर यहाँ ये हो जाता है कि जैसे कि कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो उसका एम क्लियर है, चाहे वो आईएएस, चाहे आईपीएस, चाहे आईएफएस। पीसीएस का तैयारी कर रहा है उसका भी एम क्लियर है। जनरल कंपटीशन में ये हो जाता है ना कि आप हर तरह के फॉर्म भरते हो, रेलवे का भी फॉर्म भरोगे, स्टेट का भी फॉर्म भरोगे, है ना। तो फॉर्म हर तरह का भरते हो और आपका अल्टीमेट एम होता है कहीं नौकरी बस पकड़ लेना। जैसे अगर मान लो झारखंड सरकार आपको ये बोल दे कि फॉरेस्ट गार्ड को आपको नौकरी देता हूँ, 1.5 साल के बाद नोटिफिकेशन में रिलीज करूँगा, तो क्या आप फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी नहीं पकड़ोगे? पकड़ लोगे।
नौकरी एम होता है। मान लो कि आपसे ऐसा ना हो, लेकिन मान लो कि आपसे सचिवालय नहीं निकले, फिर एसआई का आया वो भी नहीं निकले, फॉरेस्ट गार्ड निकल गया, तो क्या फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी नहीं करोगे? कर लोगे। हाँ, अगर आप में प्रतिभा है, आप में जुनून है कुछ उच्च पोस्ट तक जाने का, तो फॉरेस्ट गार्ड का नौकरी करते हुए भी आप एग्जाम देते रहोगे, फिर प्रमोशन पाके फाइनली आपको जहाँ एम था वहाँ पहुँच जाओगे। ये हो सकता है कि आप प्रयासरत रहोगे अपने एम को पाने के प्रति, लेकिन आपका डायरेक्ट एम क्या होता है? नौकरी पाना। दूसरी चीज़, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि चाहे तो आप बेरोजगार हो सर, चाहे कि आप बेरोजगार ही हो या फिर आप नौकरी के तलाश में। हाँ, कुछ वैसे भी होंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, फिर भी वो, जैसे कि सचिवालय पे रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूँ इस चैनल पे, तो बहुत लोग वैसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में ऑलरेडी कार्यरत होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं, तो किसी ना किसी जॉब में कार्यरत होंगे, फिर भी वो सचिवालय का फॉर्म भरे होंगे और इसका एग्जाम देना चाह रहे होंगे, लेकिन इसका रेशियो कम है। ज़्यादा रेशियो किसका है? जो बेरोजगार है, जो वाकई में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो जनरल कंपटीशन वालों का मेन उद्देश्य, मेन एम क्या होता है सर? तो मेन एम होता है नौकरी करना, चाहे वो कुछ भी मिल जाए इनिशियल फेज में, और उसके बाद आपका लक्ष्य मान लो कि ऊंचा ही है, सचिवालय का ही नौकरी पाना है, लेकिन हो सकता है कि फॉरेस्ट गार्ड से होकर गुजर के अगर आपको सचिवालय तक पहुंचना पड़े, तो ऐसा नहीं कि आप फॉरेस्ट गार्ड का नौकरी नहीं करोगे, कर लोगे आप। ठीक, तो चीज़ों को अब यहाँ समझेंगे। अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या हमारा 100% किया गया एक ही प्रयास कई रिजल्ट दे सकती है? तो हाँ, बिल्कुल दे सकती है। अब चीज़ों को हम अच्छा से डिटेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सिलेबस पे सबसे पहला चर्चा करते हैं सर, कि दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है ना कि इनके सिलेबस में कितनी भिन्नता है, इस पर हम आज बात करते हैं। होता यह है कि चाहे ऑफलाइन ट्यूशन वाले या ऑनलाइन ट्यूशन वाले, जैसे भी सचिवालय का एग्जाम आ रहा है, ठीक, नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, तो लोग आपको पैकेज ऑफर करेंगे कि मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, करेंट का, खोटा का, सब मिला के इतना का पैकेज है, आप ले लो, आपका सारा तैयारी हो जाएगा। ठीक है सर, आप ले लिए, आप कर लिए। फिर कुछ दिन के बाद एसआई का निकलेगा, एसआई में भी सेम चीज़ होगा, पैकेज ऑफर। फिर फॉरेस्ट गार्ड का निकलेगा, उसमें भी सेम होगा, पैकेज ऑफर, और आप लेते भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेना गलत है, लेना चाहिए। अगर आपको जानकारी चाहिए, पढ़ना है अच्छा से, तो लेना चाहिए पैकेज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझते हुए लो क्या ले रहे हो आप, क्यों ले रहे हो आप। क्या आपको जो पैकेज ऑफर करके, मान लो जीएस में अगर वो 500-600 क्वेश्चन करवाया, तो क्या उसी 500-600 क्वेश्चन में जीएस के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं क्या? मैथ का अगर वो 100 क्वेश्चन करवा दिया है, तो क्या उसी 100 क्वेश्चन में आने वाले हैं क्या जनरल कंपटीशन में? तो पैकेज अगर आप ले रहे हो तो कुछ सोच के लो कि ले क्या रहे हो, क्यों रहे हो, और इसका यूज कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा। आपका मांग भी होता है ना, जिसे सचिवालय को लेकर बहुत बार कमेंट्स आए कि सर खोटा के सिलेबस, हाँ सिलेबस तो पता होना चाहिए। मैं तो आपको ये भी बहुत बार बोला हूँ कि सिलेबस पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम को निकालने से पहले, लेकिन सिंपल सा चीज़ है सर, सिलेबस में समझने का सिर्फ 2-4% चीज़ होता है। किसी भी एग्जाम, मतलब जनरल कंपटीशन का मैं बात कर रहा हूँ कि जनरल कंपटीशन की किसी भी एग्जाम को समझने का 2-4% होता है सिलेबस में, बाकी 95-96% जो है ना कॉमन होता है हर कम्पिटिटिव जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम का, हर का। जैसे मैथ है सर, तो मैथ आपको पढ़ना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है क्या कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, करेंट, ये यूनिवर्सल, तो हाँ ये यूनिवर्सल है। जैसे कि सूर्योदय जो है ये पूरब से होता है और सूर्यास्त जो है ये पश्चिम में होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। उसी तरह आपको अगर जनरल कंपटीशन के फेज में आए हो तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, जीएस पढ़ना पड़ेगा, करेंट पढ़ना पड़ेगा, दैट्स इट। ये यूनिवर्सल है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब रहा सिलेबस की बात, जैसे आप झारखंड का भी एग्जाम दे रहे हो तो इसमें खोटा आपका ऐड हो गया, ठीक है, या पंचप्रगनिया ऐड हो गया, या नागपुरी ऐड हो गया, मतलब लैंग्वेज पेपर आपका ऐड हो गया, ठीक। अगर आप झारखंड का एग्जाम दे रहे हो, वही अगर आप रेलवे का एग्जाम देते या सेंट्रल एग्जाम आप देते तो ये रीजनल लैंग्वेज जो है ये आपके ऐड वहाँ पे नहीं होते। तो सिलेबस में सिर्फ ये चेंजेस आया कि चूंकि आप झारखंड का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपके सिलेबस में ऐड है। अब उस रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना क्या क्या ये आप देखते हो। जैसे कि खोटा का है कि गद्य भाग, पद्य भाग और नाटक पढ़ना है, ग्रामर नहीं पढ़ना है अभी तक के सिलेबस के अनुसार। बाकी जो भी लैंग्वेजेस है, चाहे पंचप्रगनिया हो या नागपुरिया हो, सभी में खोटा को इंक्लूड किया गया है, ग्रामर को इंक्लूड किया गया है, सिर्फ खोटा को छोड़ के। खोटा में ग्रामर इंक्लूडेड नहीं है, बाकी लगभग सभी लैंग्वेजेस में ग्रामर को इंक्लूड किया गया है। तो ये सब चीज़ समझने वाली चीज़ होती है। लेकिन जीएस का क्या सिलेबस है सर, साइंस का क्या सिलेबस है सर, मैथ का क्या सिलेबस है सर, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सिर्फ अपने आप को परेशान करने के लिए आप करते हो। एक ही सिलेबस है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, मैथ का एक ही सिलेबस है,
रीजनिंग का भी एक ही सिलेबस है, जीएस का भी एक ही सिलेबस है और करंट अफेयर का भी एक ही सिलेबस है। और सिलेबस क्या है कि मैथ का एक ही सिलेबस है कि आपको 10th तक का मैथ कम से कम क्लियर होना चाहिए। जीएस का है कि आपका 10th तक का जीएस आपका कवर होना चाहिए। ठीक, करंट अफेयर क्या है कि आपके देश विदेश में जो घटनाएं घट रही हैं उससे आप परिचित होना चाहिए। यही सिलेबस है और कुछ सिलेबस नहीं है। अब आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, आइए मैथ में नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो भैया कौन एग्जाम में नहीं पढ़ना है? आप फॉरेस्ट गार्ड में दोगे तो वहाँ वर्क एंड टाइम नहीं पूछेगा क्या? आप सचिवालय के एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ वर्क एंड टाइम नहीं पूछेगा क्या? अंतर होता है सिर्फ क्वेश्चन के लेवल में, और इसका चर्चा मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुका हूँ। क्वेश्चंस के लेवल में सिर्फ 5% 10% का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, सिलेबस में नहीं। हाँ, हो सकता है कि वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछा है उससे थोड़ा ईजी पूछे फॉरेस्ट गार्ड में, थोड़ा सा ईजी पूछेगा, ज़्यादा ईजी नहीं। सीजीएल में जो पूछा उससे ईजी पूछेगा एसआई में, हो सकता है उससे ईजी पूछे फॉरेस्ट गार्ड में। समझ रहे हो? तो लेवल जो है वो एग्जाम के अनुरूप थोड़ा सा अप और थोड़ा सा डाउन सिर्फ देखने को मिलता है, बाकी सिलेबस तो सेम ना है सर। तो हम तैयारी ऐसा क्यों ना कर ले कि एक ही बार हम पढ़े और सभी एग्जाम में काम आ जाए। ये स्ट्रैटेजी आपके मन में होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे मैथ है तो मैथ में लगभग जितने भी सिलेबस आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ना, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, फिर जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, तो जो भी सिलेबस है मैथ का वो आपको सेंट्रल स्टेट सेम है, सब में पढ़ना है। लेवल सिर्फ अप डाउन्स रहते हैं। तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट तो करो सर, और सिलेबस कंप्लीट करो बढ़िया वाला लेवल पकड़ के करो ना। जैसे कि सचिवालय का आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें तो आप अप लेवल पकड़ के आपको हम तैयारी करवा रहे हैं। तो ये तैयारी क्यों ना हम सिलेबस चैप्टर वाइज बढ़िया से कर लें। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन किए, फिर नंबर सिस्टम करेंगे, फिर वर्क एंड टाइम किए, फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के, तो प्रत्येक चैप्टर का कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं ना, ताकि हम जिस भी एग्जाम में बैठे हैं वो मेरा क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लो इसके बाद मान लो एसआई का एग्जाम निकलो, तो अब ऐसा थोड़ी करोगे कि सचिवालय के लिए आपने मैथ पढ़ा कुछ और एसआई के लिए आप मैथ पढ़ोगे कुछ और। ऐसा नहीं ना होगा सर। जो सिलेबस में आपका सचिवालय का दिया हुआ है मैथ का या रीजनिंग का या जीएस का, वही सेम आपका एसआई में रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। तो तैयारी बढ़िया से कर लो ना एक बार, क्या आपका वो सचिवालय में भी काम आ जाए। मतलब क्या हुआ, जैसे देखो सचिवालय की तैयारी हम बढ़िया से कर लें। कहने का मतलब सिर्फ ये है मेरा कि सचिवालय का तैयारी इतना बढ़िया तरीका से आप करो कि इसके बाद मान लो कि एसआई का नोटिफिकेशन आवे या फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आवे या उत्पाद का नोटिफिकेशन आवे, बस आप फॉर्म भरो एग्जाम दो, फॉर्म भरो एग्जाम दो। आपको उसके लिए स्पेशली टाइम नहीं देने पड़े। जैसे करंट अफेयर है तो करंट अफेयर अभी से आप अगर अप टू डेट रहे तो वैसा थोड़ी कि एसआई में कुछ अलग करंट अफेयर पूछ लेगा, वो तीसरी दुनिया से क्वेश्चन पूछेगा वो करंट अफेयर से। क्या, अरे जो देश विदेश में घटनाएं घट रही हैं वही सब तो पूछेगा वो। आपके राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं वही सब तो पूछेगा वो। तो करंट अफेयर्स अगर आप अपडेटेड हैं तो फिर आपको अलग से समय नहीं देना पड़ा ना। मान लो इसके सचिवालय का एग्जाम हुआ, हो सकता है इसके तुरंत 1.5 महीना के बाद आपका एसआई का एग्जाम हो जाए, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, अरे इसके लिए मैथ तो किया नहीं, रीजनिंग किया नहीं। क्यों होगा यार? क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर आप ऑलरेडी बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हो, तो सेम सिलेबस है सब चीज़ का। मैथ अब सचिवालय में जैसे मैंने आपको मैथ सिलेबस का चर्चा किया, ठीक, और वैसे एसआई आएगा उसमें भी देखिएगा कमेंट्स आप करोगे कि सर इसका सिलेबस बताइए ना मैथ का क्या है। अरे सब सेम सिलेबस है, सिर्फ क्वेश्चंस अप एंड डाउन्स होते हैं। इस चीज़ को आप समझो, नहीं समझते हो इसलिए आप पैकेज पकड़ते हो फिर। और होता है क्या पैकेज पकड़ के? पैकेज पकड़ो यार, हम ये नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको कोई पैकेज ऑफर करे तो ऑब्वियस सी बात है इसके पीछे वो मेहनत करता है, अच्छा मटेरियल देने का आपको कोशिश करता है, एंड फिर वो पैकेज ऑफर करता है। ठीक है, वो आपका उसका अपना तरीका है जो भी आपको पैकेज ऑफर करता है। ये जैसे कि हम है जेएसएससी सीजीएल का निःशुल्क क्लासेस आपको दे रहे हैं, मैथ का, रीजनिंग और खोटा का। हम आपको पैकेज ऑफर नहीं करते, ये मेरा मन हुआ। कोई आपको पैकेज ऑफर करता है वो उसका मन हुआ, समझ रहे हो। लेकिन आपको सोचना है कि आप पैकेज से करो या विदाउट पैकेज करो, जो भी करो, आपको समझना सिर्फ ये है कि सिलेबस को हम अच्छा से कवर एक ही बार क्यों ना कर ले कि हर एग्जाम में वो काम। मैथ का वर्क एंड टाइम का मान लो कि 4-5 वर्क एंड टाइम, ठीक, जैसे कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मेरा यही चैप्टर चल रहा है मैथ के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत अगर 4-5 टाइप है, ठीक, और वो 4-5 टाइप हम पढ़ लिए, तो वैसा थोड़ी है कि एसआई में कुछ अलग टाइप पूछ देगा। मैथ जितना बन गया इससे ज़्यादा ऊपर जन्म नहीं लेने वाला है अभी फिलहाल, जब तक आप एग्ज़ाम दोगे तब तक, ठीक। अब अभी आपका एग्जाम देने का एज है ना, अभी कम से कम हमको लगता है कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे अगला 4 साल 5 साल तक फाइल जरूर करेंगे जनरल कंपटीशन में, और 4-5 साल 6 साल में 7 साल में मैथ का सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, सेम सिलेबस रहेगा। तो तैयारी बढ़िया से करो कि हर एग्जाम में आप फिट बैठ जाओ।
मैथ का हो या रीजनिंग का हो या जीएस का हो, उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना ही है। और जो बुक है ना सर, मैं बुक का ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, सफिशियंट है वनडे एग्जाम के लिए वो। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है बुक लिस्ट वाला, ठीक, इसके जस्ट पहले भी मैंने बनाया था, आई थिंक 2 या 3 वीडियो पहले का बना हुआ है वो बुक लिस्ट वाला, कि कौन सा बुक आपके लिए बढ़िया रहेगा वनडे एग्जाम के लिए, मैंने बताया था स्पेशली, और जिसमें सचिवालय के लिए मैंने कहा था। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उसका लिंक डाल दूंगा। आई होप समझ में आपको आया ज़रूर होगा। चीज़ों को बस फील करना सीखो और सोचना सीखो सर, क्योंकि दुनिया बेच छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा, चीज़ों को बस समझना सीखो, पहचानो अपने आप को, पहचानो सिलेबस को, पहचानो कि करना कैसे है। अलग अलग एग्जाम का तैयारी अलग अलग नहीं होता है, जनरल कंपटीशन का सिर्फ एक ही तैयारी होता है और वही एक तैयारी से सभी एग्जाम निकलते हैं। दैट्स इट, यही एक मूल मंत्र है जनरल कंपटीशन का, और कुछ नहीं है। नहीं तो आपको हर एग्जाम में इसी तरह के ऑफर्स आते हैं। चलो मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो जेएसएससी सीजीएल के तहत मैथ का, रीजनिंग का और खोटा का निःशुल्क क्लासेस आपको इस चैनल पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जेएसएससी के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आती है उसके बारे में भी हम अपडेट करते रहते हैं। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें अपने दोस्त यारों के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगला वीडियो में मैथ, रीजनिंग या खोटा के किसी एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।